गुड इवनिंग बेटा। टॉपिक वही है सेम, मैंने इसमें जो आपका वो आएगा मेन टॉपिक जहाँ पे मेरा उसमें थीम लिखा होता है, हमने जिसको बोलते हैं उस पे लिखा आएगा। पहला वाला जो टॉपिक था कल जो करवाया था वो था पार्ट फर्स्ट, इसका लिखा आएगा पार्ट सेकंड, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही है, सेम वही। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड एक्सेलरेशंस एंड फ्रिक्शन फोर्स इन द सिस्टम। क्वेश्चन ये है, जिसमें दो बॉडी हमारे पास है, जिसमें एक बॉडी का मास मान लो है 10 kg और एक बॉडी का मास है मान लो 15 kg, ठीक है। और उस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो 90 न्यूटन है। ये हो गया ग्राउंड, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है बेटा 90 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ भी है, फ्रिक्शन यहाँ भी है, ठीक है। यानी कि ये सरफेस ए वाले का और बी वाले का सरफेस, बी और ग्राउंड, ठीक है। वो कितना है? ए वाले में है 0.4 और उसमें 0.2। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट इसका μ1 मान लेना, इसको μ2 मान लेना, 0.2 इधर है बस, ठीक है। हो सकता है आपको डायग्राम में लिखा ना मिले, आपको यहाँ पे लिखा मिल जाए कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ए एंड बी एंड दिस इज द μ2 क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बी एंड द सरफेस ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड सरफेस और बी के बीच में ये है यहाँ पे। क्वेश्चन फिर से वही है। अब बताओ, आपने क्वेश्चन निकाला होगा जरूर, कैसे क्या करते हैं इसके अंदर, क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले क्या चेक करते हैं यहाँ? सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा या नहीं करेगा, पहले काम तो यही करते हैं। और अब तक मैंने आपको कराया था कि इस ग्राउंड पे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन ओनली मैंने ये बताया था, ये बताया था ना। लेकिन अब की बार फ्रिक्शन यहाँ है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं था तो सीधा सा मोशन होगा ही होगा, अगर फोर्स लगाएंगे तो मोशन तो होगा ही होगा, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हुआ तो। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो ये मोशन होगा या नहीं होगा? आप बताएं कैसे, क्या पता करेगा? पता चलेगा कि अगर आगे वाला फोर्स मींस अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हुआ तो मोशन हो जाएगा, और अगर अप्लाइड फोर्स कम हो गया फ्रिक्शन से तो मोशन नहीं होगा, इक्वल हो गया तो भी नहीं होगा। ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से, इससे नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी को चेक करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के साथ तो बी टच है, तो इस बी का हम क्या बनाएंगे? एपीडी बनाएंगे। तो बताओ इसका मोशन होगा या नहीं होगा? तो देखो भाई, हम ओनली बी की बात करते हैं। ये हो गया बी, इस पे अप्लाइड फोर्स आगे की साइड कितना है? 90। पीछे क्या होगा ग्राउंड पे? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। कौन सा वाले का? नंबर सेकंड का, तो FL नंबर 2। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉडी बी एंड ग्राउंड, बिटवीन बॉडी बी एंड ग्राउंड। तो दिस इज FL2। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू म्यू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू वहां पे कौन सा है? μ2। तो भाई μ2 रखने का एन कितना है? एन इक्वल टू क्या होता है? वेट। अब वेट कितना होगा? अब बताओ, इस बी के ऊपर यहाँ पे एक तो इसका खुद का वेट होगा, है ना, इसका खुद का वेट होगा। खुद का वेट हमारे पास कितना वेट है? इसका मास है 15, तो इसका खुद का वेट हो गया 15g। और इसके ऊपर ए भी तो अपना वजन डाल रहा है, ये भी तो अपना वेट डाल रहा है, तो प्लस इसी के ऊपर ए का भी होगा, कितना है? 10g। जी बोला 10, तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 150, मतलब ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेट। इसका अपोजिट उसको क्या मिलेगा? रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एन।
तो n इक्वल टू क्या होता है वेट, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रख दे यहाँ पे। तो दिस इज FL2 इज इक्वल टू μ2 कितना है 0.2, n कितना होगा, ये दोनों वेट n 100 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 250, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। तो अब बताओ पीछे की साइड जो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, वो तो है 50 न्यूटन, जो इस बी ब्लॉक को ए ब्लॉक को जाने से आगे जाने से रोक रहा है, और 90 उसको आगे ले जा रहा है। तो क्या ज्यादा कौन सा हो गया, अप्लाइड फोर्स। इसका वो सिस्टम मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा मूव। F जो हमारे पास है दिस इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, 2 वाले का। सो मोशन अकर्स, मोशन तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों एक साथ मूव करेंगे या फिर सेपरेटली मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट याद करें, इसको नोट करें, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद। तो पहला काम हम बोल सकते हैं इसको स्टेप फर्स्ट, ये है हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो होगा 50, तो आगे चाहिएगा हमें। इसका वीडियो में मिटाऊंगा नहीं, इसको रहने देते हैं ऐसे कैसे, ओके भाई। चलो आगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या मानते हैं हम, स्टेप सेकंड के अंदर हम ये मानते हैं कि भाई सारा सिस्टम ना एक साथ मूव कर रहा है। स्टेप सेकंड, लेट अस सपोज system move and both block move together. Both blocks move together. एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो उसका कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना आएगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर आपने निकाले हैं ना, कल जो जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, तो आप ये इंस्टेंट कर सकते हैं तब की तब। इसी कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। अब नेट फोर्स कितना होगा, अब तक क्या था कि पीछे फोर्स थे ही नहीं, लेकिन अब पीछे भी फोर्स है यहाँ पे। तो फॉरवर्ड फोर्स 90, बैकवर्ड फोर्स 50, घटा दो, तो ये हो गया नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास मतलब कितना होगा 10 प्लस 15 25। तो नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, ऊपर कितना होगा 40, नीचे कितना आ गया 25, कितना आया ये 8, और ये कितना है 5, कितना आएगा 1 पॉइंट, कितना हो 3, तो ये आ जाएगा 6, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ अगर मूव करते हैं तो दोनों के दोनों एक साथ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे। अगर वो कंबाइंड मूव करते हैं तो ये कंबाइंड एक्सेलरेशन हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कंबाइंड मूव कर रहे हैं, फिर हम क्या करते थे, हम करते थे भाई जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है ना उसका एक वीडियो बनाए। तो किसका वीडियो बनाए, ए का, करो भाई ए का, ऊपर मिटा रहा हूं बेटा मैं। मेक FBD ऑफ ए, ये आ गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट, मेक FBD ऑफ ए, ए के BD बनाए। तो ए के BD बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, ये हो गया ए, ठीक है भाई। इसका वेट कहाँ होगा, नीचे। इसका वेट कितना बन जाएगा, इसका मास कितना था 10, तो ये हो जाएगा 10G। 10G का मतलब 100 हो गया, और रिएक्शन हो गया ऊपर m जो 100 के इक्वल होगा। और क्या होगा बेटा, और इसमें देखो, हाँ दूसरी बात है, ए के ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, लेकिन अगर ये ए बी के साथ मूव कर रहा है, बी के साथ ही अगर मूव कर रहा है, तो अब बताएं इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, अप्लाइड तो लगेगा। तो ओनली एंड ओनली ए बी के साथ कैसे जा सकता है, अगर यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता
तो जैसे मैं बी को खींचता, जैसे हमारे पास ये ए और ये बी, अगर जैसे इन दोनों के पीछे फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं बी को खींचता ना ऐसे, तो ए तो ऐसे ही रह जाता इसी जगह पे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर इस पे बी, इस नीचे वाले को अगर खींच रहे हो और ऊपर वाले पे क्या है, इस तरफ ये दोनों में फ्रिक्शन है, तो दोनों के दोनों साथ मूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसको इस ए के साथ ना बी के साथ कौन लेके जा रहा है, किसके कारण जा रहा है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा कि वो आगे जाएगा, उसको अप्लाइड फोर्स के साथ उसी के डायरेक्शन में अगर लग रहा होगा तो वो आगे जाएगा। अगर पीछे लग रहा होता तो उसका अपोज होता, वो जाता ही नहीं। तो इसका मतलब इस पे अप्लाइड जो फोर्स है उधर ही इस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, इसके ऊपर ए और बी पे। यहां दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हो गया भाई, और कोई इसके और कुछ नहीं है। तो अब आप ए के लिए हमने ए का एबीडी बना दिया, एफएल हो गया। अब रिक्वायर्ड फोर्स कितना है और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, हम वो दोनों चेक करते हैं यहाँ पे। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स निकाल दे पहले। फ्रिक्शन फोर्स FL1 दिस इज इक्वल टू μ1 और इनटू n। n कौन सा, ये वाला a का, n1 लिख सकते हैं उसको आप। उसकी वैल्यू पुट कर दें। μ1 कितना है 0.4, n1 कितना होगा 100, कितना हो गया 40, दिस इज 40 न्यूटन। ठीक है भाई, अप्लाइड जो फोर्स मींस फ्रिक्शन जो फोर्स हुआ वो हो गया 40। अब उसको आगे चलने के लिए चाहिए कितना फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स, वो निकालेंगे हम। रिक्वायर्ड फोर्स क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू m कौन सा, a का, और अगर साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सा, कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो ma इंटू AC कितना होगा भाई, बी का मिटा रहा हूं बेटा मेरे को। तो रिक्वायर्ड फोर्स हो गया F, दैट इज इक्वल टू ma इंटू AC। ma इसका मास कितना था 10 kg, कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना है 1.6, कितना आएगा 16, दैट इज 16 न्यूटन। उसको तो ओनली 16 न्यूटन चाहिए आगे मूव करने के लिए, लेकिन अवेलेबल कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 40। इसका मतलब अवेलेबल फोर्स ज्यादा हुआ रिक्वायर्ड से, तो मतलब सब पता है, सब अपना पता चले क्या होगा, वो साथ ही मूव करेगा। कंडीशन का लिखवाई थी मैंने कि है FL क्या हुआ, ज्यादा हुआ F से, so both block move together। मूव टुगेदर। तो उसका क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन कितना 1.6 जो क्वेश्चन था ना, तो उस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन कितना होगा 1.6। दोनों फ्रिक्शन कितने होंगे, एक फ्रिक्शन होगा 40 और एक फ्रिक्शन कितना होगा 50। तो फ्रिक्शन निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, हम निकाल चुके हैं। तो ये है क्वेश्चन बेटा, इस तरह से करेंगे हम। अगर दोनों पॉइंट पे यहां भी और यहां भी फ्रिक्शन हुआ तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो आगे एक और करवाते हैं इसमें आपको। उसके बाद एक और है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, वही है सेम। वही ए और बी मान लेना, निकालना वही क्वेश्चन से याद हो गया होगा, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन, ये निकालना इसमें। जिसमें एम ए है 5 kg, एम बी है 10 kg, और ए पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 50 न्यूटन। और यह जो फ्रिक्शन आपको बताया गया है इस पॉइंट पे दोनों में
ए और बी के बीच में तो है बेटा 0.5 एंड 0.4। 0.5 यहाँ पे है म्यू और यहाँ पे है म्यू 0.4। अब आप इसको निकालें, सेम मैंने आपको जो समझाया था सेम वैसा का वैसा उसी तरीके से आप इसको फाइंड करना है, निकालना है। क्या किया था बेटा हमने, देखो इसको आप एक मिनट इसको रोक के करके देखिए, बार खुद ट्राई करें, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है आपको, अप्लाइड फोर्स पता है 50 न्यूटन है। आपको ये चेक करना है कि पहले वही स्टेप कि ये सिस्टम आगे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन होती है कि यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर चेक कर लो कि पीछे बैकवर्ड फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना है। और वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वाला, इसका नाम आप दे दे μ1 और इसका नाम दे दे μ2, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बिटवीन ग्राउंड एंड बॉडी एंड द ग्राउंड, फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम स्ट्रेटिव फ्रिक्शन, ये ऐसा है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेटिव फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिटवीन ग्राउंड एंड बॉडी बी, तो दैट फ्रिक्शन इज FL नंबर 2। किसके इक्वल होता है बेटा, दिस इज म्यू कौन सी है, μ2 इनटू नॉर्मल रिएक्शन n। और नॉर्मल रिएक्शन किसकी बात करेंगे, बी के ऊपर। तो बी का FBD बनाते हैं एक बार आप, ये बी है। तो बी के ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर वेट यानी इसका खुद का वेट भी होगा प्लस ए वाले का भी होगा। ए वाले का मास कितना है 5g, इसका कितना वेट होगा 10g, तो ये बन जाएगा 5g और प्लस 10g, टोटल हो जाएगा 15g। g की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू n, ठीक है भाई। तो n पता है, म्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दें। μ2 कितना है 0.4, n कितना हो गया 150, तो 15 एंड 4 60, ये हो गया 60 न्यूटन। 60 आएगा ना, 510 15 108, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया 60। इसका मतलब बी वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड इधर लग रहा है, यहां लग रहा है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर 60 न्यूटन है। और उस पे आगे लगने वाला फोर्स वो भी ए पे है, बी पे तो है भी नहीं, वो 50 है। तो अब बताएं क्या ये बी मूव करेगा, मतलब ही नहीं है। बी पे इतना फोर्स लग रहा है पीछे की साइड और 50 लग रहा है ए पे। ऐसा तो है नहीं कि ए और बी दोनों एक ही हैं। ए अपने वेट के कारण इसके साथ चिपका हुआ है, रफनेस के कारण इस पे रुका हुआ है। जब ए को आप खींचोगे तो चांस जरूर था बी का भी साथ जाने का, लेकिन इस बी पे बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए था उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि पीछे लगने वाला फोर्स है 60। तो इसका मतलब बी तो किसी भी कंडीशन पे मूव नहीं करेगा, बी रिमेन एट रेस्ट। कह सकते हैं यहां पे कि अप्लाइड जो फोर्स है F हियर, F is greater than limiting friction, so body B is at rest। क्योंकि इस पे तो कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, रुक गए। तो अब बात करते हैं A की। A का निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, बताओ भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन, A भी मूव करेगा कि नहीं, A का भी चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, तो भाई वो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू FL नंबर 1, दिस इज इक्वल टू μ1 और इनटू उसका नॉर्मल रिएक्शन। भाई A का बड़ा हुआ FBD, ये हो गया A पे अप्लाइड फोर्स हो गया 50 न्यूटन, ठीक है। अब A पे अप्लाइड इधर है तो इसका फ्रिक्शन होगा पीछे की साइड,
दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। नीचे इसका आएगा वेट, कितना वेट 5g, और ऊपर हो गया उसका नॉर्मल, दैट इज, ठीक है। एक सेकंड बेटा, तो ए का हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए और बी के बीच में निकालना है हमें, बी के लिए निकाल लिया, बी पे फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, अप्लाइड कम हो गया तो रेस्ट में रहेगा। अब ए की बात करेंगे हम कि ए भी मूव करेगा कि नहीं करेगा, कभी ए भी यहीं पे रुका रहे कि कभी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए या कम हो जाए ना कभी, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अप्लाइड फोर्स हो गया 50 न्यूटन, ए के ऊपर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कहां लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, तो उसका अपोज करेगा मूव करने से, ठीक है ना। जिसपे भी अप्लाइड फोर्स आगे लगेगा ये कभी नहीं हो सकता है कि फ्रिक्शन भी आगे लगेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो अप्लाइड हो गया आगे, फ्रिक्शन हो गया पीछे, इसका खुद का वेट हो गया 5g और डायरेक्शन हो गया n, g कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50, ठीक है। तो μ1 और n, इस n की वैल्यू पुट कर दो, इस n के जगह एक को n1 मान लो और एक को n2 मान लो। आप ये n1 हो गया मान लो, अपन कौन सा मान, आपने ये 1 है तो इसको 2 कर दो आपसे, ठीक है, इसको 1 कर दो, तो ये हमारे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे बेटा, ये FL1 इज इक्वल टू μ1 कितना है इसका, a का μ1 है 0.5 इंटू n1 कितना है 50, कितना हो गया 25। बैकवर्ड फोर्स 25, फॉरवर्ड 50, मतलब बी तो मूव जरूर करेगा, बिल्कुल जरूर मूव करेगा, कौन सा ए, तो ए मूव फॉरवर्ड, एयर एफ जो फोर्स है वो ग्रेटर है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सो ए मूव फॉरवर्ड। और अगर ए मूव करे जाएगा आगे की साइड तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेट जरूर करेगा ए, ठीक है। तो उसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके बता सकते हैं कि भाई फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स और इक्वल टू ma, यानी कह सकते हो कि नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a वो हो जाएगा a इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास a का। तो नेट फोर्स कितना होगा 50 माइनस FL1 25, 50 माइनस 25 डिवाइड बाय मास, ए का मास कितना है 5, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 25 और नीचे आ गया 5, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें बी मूव नहीं करेगा, ए मूव करेगा, किस एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो भाई ये क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे, मैं इसमें आपको 2 4 5 और भी करवा सकता हूँ सेम ऐसे ही, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, मैं उतारता रहूंगा आप लिखते रहोगे, उतारता रहूंगा आप लिखते रहोगे, यही काम नहीं बस होंगे, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हैं पहले इनको बहुत अच्छे से करें, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और दूंगा इसके बाद में अगर आप चाहो तो, लेकिन फिलहाल आप इनको जो क्वेश्चंस करवाएं इनको आप अच्छे से समझें, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं वो करवाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आप एक बार, जितना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है इतना बड़ा आंसर है नहीं, आंसर छोटा सा है इसका। क्या है देखो इसके अंदर, इन द फिगर ए मैन स्टैंड्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब इतने से आप ये मान सकते हैं कि जैसे आपने ट्रेडमिल, जिम वगैरह में आप जाते होंगे, उस जिम में ट्रेडमिल होती है जिसपे हम दौड़ लगाते हैं, ठीक है, उसमें हम दौड़ लगाते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि हम बेल्ट जो है बेल्ट अगर मूव करती है तो बेल्ट के साथ ही आगे चलते चले जाएंगे, हम बेल्ट आगे मूव करती जाएगी, घूमती जाएगी, हम उसी जगह पे स्टेशनरी दौड़ते चले जाएंगे। तो हम अपने आप को मोशन में रख पाते हैं, हम मोशन में हैं, इसीलिए उस बेल्ट के रिस्पेक्ट में एक जगह पे रुके हुए हैं।
नहीं तो अगर हम मूव नहीं करें, हम अगर दौड़ेंगे नहीं, हम अगर अपने पैर नहीं मारेंगे तो हम क्या होंगे, हम आगे जाएंगे बैट के साथ और नीचे आराम से गिरेंगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन हमें क्या रखना है, अपने आप को स्टेशनरी, हमें अपने आप को जिस जगह पे है हम उसी जगह पे रुकना चाहते हैं, उसी जगह पे हैं तो उसी जगह पे रुकने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा, अपने आप को मूव करवाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि मैन स्टैंड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेल्ट लगातार मूव कर रही है, बेल्ट अगर ऐसे मूव कर रही है मान लो, ठीक है, इधर मूव कर रही है ये, कौन, ये बेल्ट ऐसे। तो अगर ये बेल्ट ऐसे मूव करे तो मुझे भी इसी साइड मूव करके हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा। हमारा फेस भी इस साइड ही होगा, अगर हमारा फेस इस साइड होकर दौड़ेंगे तो हम गिरेंगे, तो हमारा फेस भी इस साइड होगा और हम भी उसी साइड ही अपने आप को मोशन में रखेंगे। दूसरे क्या, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, तो उस आदमी पे फोर्स कितना लगा, पहले इतना सा काम करना है कि अगर बेल्ट आगे की साइड मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उस मैन के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो अब बताओ, मैन भी तो उतनी एक्सीलरेशन से आगे मूव करेगा, सोचने की बात है ना। अगर बेल्ट जितनी तेज चलेगी, ट्रेडमिल जितने तेज आप दौड़ाओगे, अपने आप को उसी जगह पे रखने के लिए, उसी जगह पे मेंटेन रखने के लिए, नहीं गिरने के लिए आपको भी उतनी तेज दौड़ लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो उस आदमी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, बताओ बेटा। तो नेट फोर्स ऑन द मैन इज इक्वल टू ma, और क्या होगा, क्योंकि बेल्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो कांस्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू f एंड इक्वल टू ma। तो m उस आदमी का, मैन का कितना है 65 और एक्सेलरेशन कितना उस बेल्ट का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1। तो हमारे पास आ गया उस मैन पे जो फोर्स हो गया वो हो गया 65 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट, if the coefficient of static friction between the belt and the man's shoes, जो मैन उसकी जो शूज है और जो बेल्ट है उसमें फ्रिक्शन है, तभी तो वो अपने आप को उसी जगह पे रख पा रहे हैं। अगर वहां पे क्या होता है, स्लिपरी होती, फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होती तो गिर जाता है। इस 0.2 म्यू पता चल गया। अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट, वो आदमी अपने आप को उसी जगह पे मेंटेन रखे, तो भाई बताओ उसमें अंदर कितना एक्सेलरेशन हो, कम से कम कितना एक्सेलरेट वो आदमी रखे या आदमी के अंदर हो, उस मैन के अंदर हो कि बेल्ट लगातार मूव करते जाए, वो उसी जगह पे स्टेशनरी हो, वो ये कह रहे हैं। अब वो उसी जगह पे मेंटेन क्यों है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन है, ठीक है। तो बताओ भाई फ्रिक्शन कहां होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, उस फ्रिक्शन को आप कैसे निकालेंगे। तो आपके पास जितना वो अप्लाइड फोर्स आगे लग रहा है उतना ही अप्लाइड फोर्स कितना होगा पीछे, पीछे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये कह सकते हैं ना। उसी जगह पे मेंटेन रखना है, तो उसी जगह पे मेंटेन रखना है, तो इधर तो हो गया एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma और पीछे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। ये कह सकते हैं ना कि अगर मान लो ये ब्लॉक, कोई ब्लॉक है, आदमी कोई मान सकते हैं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसी जगह पे मेंटेन रहे, इसका मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड जो फोर्स हुआ वो बैकवर्ड फोर्स के अगर इक्वल हुआ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अगर ये F इज इक्वल टू FL हुआ तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, एक जगह पे स्टेशनरी रहेगा। फॉर रिमेनिंग स्टेशनरी, जो F होगा वो किसके इक्वल होगा, F का मतलब ये जो F बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। तो F इज इक्वल टू तो हो गया ma, ठीक है भाई, और FL होता है म्यू n लिमिटिंग फ्रिक्शन, और n कितना होगा, ये तो होगा उसका वेट, वेट कितना हो जाएगा, कितना बेटा, ये 65 इसका मास हो गया इनटू में 10, ठीक है। तो 65 इंटू 10 कितना होगा 650 और ऊपर इसका आ गया n। क्लियर बेटा। तो भाई इसकी वैल्यू पुट कर दें m, वैसे तो कट ही जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, n इक्वल टू mc होता है ना, तो कट ही जाएगा अपने आप। तो ma
इज इक्वल टू म्यू mg, m से m हो गया कैंसिल, ए जो हमारे पास आया वो कितना आ गया म्यू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और जी कितना है 10, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन अगर है तो वो बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी, तो वो उस बेल्ट के ऊपर आदमी एक जगह पे स्टेशनरी उसमें रह पाएगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा सा है, घबराए नहीं क्वेश्चन को देख के, समझो उस क्वेश्चन को अच्छे से पहले और फिर इसमें करें। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट टॉपिक। इस लास्ट टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा, बाकी मैं इसकी आपको पीडीएफ फाइल आपके पास भेज दूंगा, आप उसको डिटो वैसे के वैसे इसमें आप नोट कर लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं सारे यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख सकता, वैसे आप सभी को पता भी है, कोई नई बात नहीं बताऊंगा कुछ भी यहाँ पे। क्या कि फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज, और फ्रिक्शन को अगर उसके डिसएडवांटेज है तो उसको हम कम कैसे करें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, फ्रिक्शन इज, और अगर आपके पास बुक है तो बेटा उस आप बुक में से भी देख के कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके पास मैं भेज दूंगा उसको। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, मतलब एक तरह से ये एविल मतलब एक तरह बीमारी कह सकते हैं हम, ये जरूरी है, फ्रिक्शन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बेकार होते हुए भी, एविल बहुत बेकार है ये। ठीक है, तो बेकार होते हुए भी फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपको सभी को पता है एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, आप खुद में से कर सकते हैं बेटा। बताओ बेटा, पहला एडवांटेज तो आपके सामने है, मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ इस पेन से, अगर इस पेन जो मैं निब इसके आगे है और भाई बोर्ड इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं लिख ही नहीं पाता, हम चल नहीं पाते हैं। अगर ग्राउंड में और हमारे पैर, हम जो फीट हमारे जो है शूज पहन रखे, कुछ भी पहन रखे, नहीं भी पहन रखे, तो भी हम चल पाते हैं, क्योंकि उस ग्राउंड पे क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सीधा सा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज सीधा सा बोल सकते हैं, मोशन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। मोशन हो ही नहीं सकता बिना फ्रिक्शन के, है ना, बिना फ्रिक्शन के मोशन पॉसिबल ही नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। ठीक है, अब इसमें कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो, पेन का बता दिया, हम खुद को बता दिया चलना, कन्वेयर बेल्ट का आपको बताया मैंने कि अगर मान लो चक्की एक गंडा सा आपके घर में होगा, ठीक है, तो आपके जो बेल्ट है, वो बेल्ट उस व्हील के ऊपर घूम रही है, अगर उस व्हील के ऊपर फ्रिक्शन बिल्कुल होता ही नहीं, वो बिल्कुल स्मूथ होता, तो बेल्ट उस पर घूम ही नहीं पाती, बेल्ट उसको घुमा ही नहीं पाते। ठीक है, तो जो बेल्ट का जो मोशन हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट का जो मोशन हो रहा है, मोटर के साथ जो कनेक्शन हो रहा है वहां पे, वो सभी के सभी कनेक्शन, जो भी मोशन हुआ है वो सारा का सारा फ्रिक्शन के कारण हुआ है। तो ये सारा क्या हो गया, एडवांटेज। दूसरे फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस है तो सही भाई, क्या कि भाई फ्रिक्शन है, चलने में हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन वो हमारे चलने का अपोज भी तो कर रहा है। जैसे हम अपनी कार है, हम कार को अपनी रेस दे रहे हैं, रेस देने हम उसमें हमने 80 की स्पीड भगाना चाह रहे हैं, लेकिन उस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो उतनी तेज भागेगी नहीं, मूव नहीं करेगी वो, इसका मतलब वो हमारे मोशन का अपोज कर रहा है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मोशन का वहां अपोज हो रहा है। बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है, अब वो कन्वेयर बेल्ट के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अगर हो रहा होगा तो धीरे धीरे आप देखें ना, वो मोटर गर्म हो जाती है, मोटर गर्म हो जाएगी तो एक ऐसा टाइम है जब मोटर खत्म भी हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा वहां पे। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज है क्या कि भाई उनकी जो लाइफ है, जो हमारे एपरेटस है, उनकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, हमारे मोशन का अपोज होता है, रिलेटिव मोशन का अपोज होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो सभी के सभी क्या होंगे, ये डिसएडवांटेज होंगे। अगर बहुत ज्यादा वहां पे डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं तो उनको कम कैसे करें, उसको बोलते हैं नंबर सी पार्ट, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन।
मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, आप बताओ, खुद बता सकते हैं कैसे। हम कह सकते हैं बाय लुब्रिकेशन, कह सकते हैं ना, लुब्रिकेशन का लो बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ऑयल, ग्रीस, ये सभी। जब किसी सिस्टम में किसी मशीन के अंदर जाम हो जाती है, अगर मशीन वहां पे आवाज अगर आने लग जाती है तो आप उसमें ऑयल डाल देते हैं, आप उसमें ग्रीस लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, स्मूथली चल पड़ता है। तो लुब्रिकेशन से क्या हुआ, लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम हुआ। ठीक है। दूसरा, बाय स्ट्रीमलाइंस, या स्ट्रीमलाइनिंग, NING, बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि किसी भी रॉकेट, उस रॉकेट की शेप आगे से स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब नुकीली होती है। किसी भी बोट, नाव जो होती है, उस बोट का आगे का सिरा भी नुकीला होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आगे हिस्सा कम होगा, जो पानी टकराएगा वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। वो इसके ऊपर क्या डालेगा, कम प्रेशर डालेगा, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, अपने आप कम हो गया लिक्विड का सॉलिड के साथ। और अगर इसकी शेप इस तरह से होती तो आप बताओ क्या होता, बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगातार सीधा प्रेशर डलता, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइनिंग बना देते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स क्या होती है पता होगा आपको, आपके पास साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी, उस साइकिल मोटरसाइकिल के अंदर एक्सल होता है, एक्सल होता है ना, इसके साथ जो हमारी जो रिम है वो रिम जुड़ी होती है, ये घूमेगा। और यहां पे ये हमारा है टायर, ये है टायर, यानी कि रिम और टायर ये है। और ये एक्सल यानी कि हमारा जो अंदर का हिस्सा होता है, जिसपे बीच का हिस्सा कनेक्टेड होता है ये। तो जैसे क्या होगा, ये घूमेगा ये वाला हिस्सा, तो ये जो बीच में होती है, ये क्या होती है, बॉल बेयरिंग्स होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। वो क्या करेंगी, वो मूव करेंगी। तो इसमें जो हमारे बेयरिंग्स होते हैं, उन बेयरिंग में ग्रीस होता है, ऑयल डाला होता है, और वो बेयरिंग्स मूव करते हैं, गोल होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये बेयरिंग्स नहीं होते, ये गोल गोल यहाँ पे नहीं होते, ये मूवेबल नहीं होते, तो ये डायरेक्ट अगर इससे टच होती तो ज्यादा फ्रिक्शन होता ना। तो यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, उन बॉल बेयरिंग का यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी मेथड्स हैं, हम फ्रिक्शन को क्या करें, कम कैसे करें। तो मैं आपके पास इनके वैसे भेज दूंगा आपके पास टॉपिक में ये PDF फाइल का, लेकिन आप इसको बढ़िया बेसिस से लिखें एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताएं। ठीक है। थैंक यू बेटा।